वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लाज्मा साइंस एकेडमी। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नाभिकों के सेमी इम्पेरिकल मास फॉर्मूले के बारे में। सेमी इम्पेरिकल मास फॉर्मूले में हमने देखा था कि जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है, बंधन ऊर्जा जो होती है, वो 5 प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है, जिसमें आयतन ऊर्जा, असममित ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा, कूलाम ऊर्जा और पेयरिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा। ठीक है, इन 5 प्रकार की एनर्जियों का योग माना था। ठीक है, आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है नाभिक का स्थायित्व। नाभिक का स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी की न्यूक्लियाई, कौन से न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे, कौन से न्यूक्लियाई अनस्टेबल होंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसको कई बार सैगर चार्ट के क्वेश्चन सैगर चार्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि सैगर चार्ट क्या है। ये जो सैगर चार्ट है वो उसमें हम नाभिक की स्टेबिलिटी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है NYZ अनुपात। ठीक है, NYZ मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अनुपात। क्लियर? तो इस 3 तरह से ये क्वेश्चंस को पूछ सकता है कि नाभिक के स्थायित्व को समझाइए, या फिर पूछ ले सैगर चार्ट को समझाइए, या फिर क्या पूछ ले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है उसके बारे में डिस्कस कीजिए या टिप्पणी कीजिए, या फिर NYZ अनुपात बताइए। क्लियर? देखिए, क्या होता है नाभिक का स्थायित्व या सैगर चार्ट। देखिए, नाभिक का स्थायित्व की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी बात कर चुके हैं नाभिक के स्थायित्व की। क्या होता है कि जब कोई भी नाभिक होता है, 2 तरह के नाभिक बताए थे हमने, 2 टाइप के नाभिक होते हैं, स्थायी नाभिक और अस्थायी नाभिक। क्लियर? स्थायी नाभिक क्या होते हैं? जो स्वयं विघटित ना हो। क्लियर? तो 2 तरह के थे, एक तो थे अपने स्टेबल और दूसरे थे अनस्टेबल। स्टेबल न्यूक्लियाई तो कौन से थे? जो स्वयं अपने आप विघटित नहीं होते, वो क्या थे? स्टेबल। और अनस्टेबल कौन से थे? जो विघटित हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं कि ये स्टेबल किस प्रकार से होते हैं। देखिए, नाभिक में स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि नाभिक की स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा, जो बाइंडिंग एनर्जी और ये स्टेबिलिटी की जब हमने बात करी थी, ठीक है, जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी न्यूक्लियस की, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी वो नाभिक उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। क्लियर? आगे देखिए, अगर नाभिक स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा? अगर नाभिक स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगा? अपने रेडियो एक्टिव विकिरणों को क्या करेगा? वो उत्सर्जित करेगा। ठीक है, जैसे अल्फा कण है, बीटा कण है, ठीक है, इनका क्या करेगा? वो उत्सर्जन करेगा और क्या करेगा? वो स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे सैगर नामक वैज्ञानिक थे, सैगर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बीच में एक ग्राफ बनाया। देखिए, सैगर ने क्या किया? सैगर नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया? यहाँ पे तो ले लिया इन्होंने जैसे प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, सॉरी न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे क्या ले ली? न्यूट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पे ले ली प्रोटॉनों की संख्या। क्लियर? और जब इनके बीच में ग्राफ बनाया गया, मतलब जितने भी स्थायी नाभिक थे, सारे जो नाभिक थे उनके प्रोटॉनों की संख्या निकाल ली, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल ली। ठीक है, निकालने के बाद जैसे पॉइंट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी कई नाभिक ले लिए। तो जैसे प्रोटॉनों की संख्या 2 है, उसके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, इस तरह से। अब इनके बीच में जब ग्राफ बनाया गया तो इन्होंने क्या पाया कि जो ग्राफ प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बीच में बनाया गया तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ था। मतलब जो सारे जो नाभिक थे, जब जितने भी नाभिकों के लिए उन्होंने प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या निकाली, तो उनके जो नाभिक थे उनका जो, जैसे यहाँ पे एक नाभिक आ गया, एक यहाँ पे नाभिक आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, इस तरह से उनको कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ यहाँ पे इस तरह से। तो उन्होंने देखा कि जो सारे नाभिक है वो एक निश्चित एरिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे इस एरिया में आने की ये कोशिश कर रहे हैं।
ये जितना भी एरिया है, मतलब जितने भी नाभिक उन्होंने जितने भी नाभिक लिए थे उसमें से ये सारे नाभिक जो है वो इस एरिया में आने की कोशिश कर रहे थे, ये सारा एरिया, ठीक है। यहाँ पे ये जितने भी नाभिक थे ज़्यादातर सारे नाभिक इस एरिया में आने की, मतलब जिनमें ये एरिया ऐसा था जिसमें सारे नाभिक हैं वो एक तरह से इसी एरिया में आने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इस एरिया को उन्होंने नाम दिया स्थायित्व क्षेत्र। स्थायित्व क्षेत्र मतलब इस एरिया के अंदर जितने भी नाभिक आए ना वो सब क्या थे, स्थायी नाभिक थे। अगर हम बात करें जैसे कि हम x के, जैसे यहाँ पे मैंने y ले लिया और यहाँ पे x ले लिया, ठीक है, तो इनके मध्य अगर x बराबर y वाली लाइन खींचे तो वो कौन सी लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जैसे ये लाइन है, ग्राफ ऐसे मिलना चाहिए था किसके लिए, z बराबर n के लिए, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या अगर बराबर है तो वो जो ग्राफ था वो इस तरह से प्राप्त होता है, मतलब सीधी लाइन प्राप्त होती है उसके लिए तो। लेकिन जब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बीच में जब ग्राफ बनाया गया तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिला है, ठीक है, सभी नाभिकों के लिए। तो उस कंडीशन में उनको क्या पता चला, सैगर चार्ट के द्वारा, ये जो चार्ट था, ये ग्राफ जो बनाया गया था उसी को सैगर ने क्या नाम दे दिया, सैगर चार्ट। सैगर ने ग्राफ बनाया है तो उसको उस अकॉर्डिंग क्या नाम दे दिया गया, सैगर चार्ट। क्लियर। अब इस स्थायित्व क्षेत्र के अंदर जितने भी नाभिक आते हैं वो सब क्या होते हैं, स्थायी नाभिक होते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसके अपोजिट, जैसे इस क्षेत्र की बात करें हम, इस वाले फील्ड की, या फिर इस क्षेत्र की हम बात करें, तो इस कंडीशन में जितने भी नाभिक आएंगे, जैसे प्रोटॉनों की संख्या मैंने मान ली 10 और न्यूट्रॉनों की संख्या मान ली मैंने किसी नाभिक के लिए 4, तो वो कहाँ आएगा, लगभग इस कंडीशन में, ठीक है। अब ये वाला जो नाभिक है वो क्या होगा, अस्थायी होगा। या फिर मैं मान लूँ प्रोटॉनों की संख्या क्या है किसी नाभिक के लिए 4 है और न्यूट्रॉनों की संख्या मैंने मान ली 12 है। क्लियर। तो वो नाभिक कहाँ आएगा, इस कंडीशन में आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सारे नाभिक है यहाँ पे और यहाँ पे, ये सारे नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाभिक है वो क्या करना चाहते हैं, जैसे अपन कोई भी नॉर्मल लाइफ में देखें तो सब क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये जो नाभिक है वो भी क्या करना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबल होने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ेगा, इस एरिया के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारे नाभिक है इसके अंदर, इस एरिया के अंदर जो जितने भी नाभिक आ रहे हैं वो क्या है, स्टेबल न्यूक्लियाई है, और इसको, इस एरिया को बोला जाता है स्टेबल फील्ड या स्थायी क्षेत्र। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने बात करी, जैसे मैंने ये वाला नाभिक बात कर लिया, इसकी यहाँ पे जितने भी आसपास के जो न्यूक्लियाई है वो सब क्या है, अनस्टेबल है। अब उनको क्या करनी है, स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है, तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कणों का क्या कर लेंगे, उत्सर्जन कर लेंगे, जिसमें अपन अल्फा 6 की बात करें या फिर बीटा प्लस या बीटा -6 की इसमें बात करेंगे। तो देखिए 6 मतलब डिके हो जाएगा उसके अंदर। क्लियर। तो जैसे हम बात करें कि किसी भी नाभिक है, मैंने कोई भी नाभिक मान लिया, मैंने x, परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या मैंने मान ली A, ठीक है। कोई भी नाभिक लिया है जिसका परमाणु क्रमांक तो मैंने मान लिया Z है और जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या ले ली, A है, ठीक है। अब यहाँ पे वो अस्थायी क्षेत्र के अंदर उपस्थित है। ये नाभिक मैंने क्या माना है कि कोई भी जो नाभिक है ZX वाला वो क्या है, अस्थायी क्षेत्र के अंदर उपस्थित है। अस्थायी क्षेत्र कौन सा है, इस चार्ट के अंदर, इसको बोला जाता है कौन सा, सैगर चार्ट। तो यहाँ पे इस सैगर चार्ट में मैंने अस्थायी क्षेत्र के अंदर कोई भी नाभिक ले लिया, ठीक है। अब वो नाभिक क्या करेगा, उस रेडियो एक्टिव डिके करेगा, मतलब उसके अंदर अल्फा कण या बीटा कणों का क्या होगा, डिके होगा, तभी तो वो क्या होगा, स्थायी होगा, ठीक है। तो स्थायी होने के लिए अगर वो बात करें हम कि वो क्या करता है, अल्फा 6 अगर करता है, तो देखिए अल्फा 6 की कंडीशन में क्या होगा, अल्फा 6 हम जानते हैं अल्फा हीलियम का ही नाभिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा 6 अगर करता है, तो जैसे मैंने मान लिया अपने पास न्यूक्लियाई कौन सा था, अनस्टेबल वाला ZXA। क्लियर। अगर वो अल्फा 6 करता है तो अल्फा 6 मतलब 2He4, यही होता है अल्फा। अल्फा जो कण होता है वो कैसे होता है, 2He4 हीलियम का ही तो नाभिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका उत्सर्जन करेगा, मतलब इसका 6 करेगा या उसका डिके करेगा, ठीक है। अल्फा 6 अगर करता है, अल्फा कणों का उत्सर्जन अगर करता है, तो उस कंडीशन में देखिए अगर इसमें से अल्फा कण निकल जाए, इसमें से अल्फा कण निकल जाए, तो उस कंडीशन में देखिए प्रोटॉनों की संख्या तो उसमें से क्या हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी,
क्योंकि यहाँ पे तो जेड था, अल्फा कण निकल रहा है, तो प्रोटॉन कितने कम हो गए, 2 कम हो गए, और जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी कम हो जाएगी, उसकी 4 कम हो जाएगी। मतलब जो बनने वाला जो स्थायी नाभिक होगा, मतलब यहाँ पे मैंने माना था कोई भी जेड एक्स से कोई नाभिक था, उसको कहाँ आना था, इस स्थायी क्षेत्र के अंदर आना था, ठीक है। तो स्थायी क्षेत्र के अंदर आने के लिए उसने क्या कर दिया, अल्फा का क्षय कर दिया, अल्फा का डिके कर दिया। तो उस कंडीशन में देखिए अब नया वाला जो नाभिक आएगा वो किस प्रकार से बनेगा, जेड, प्रोटोनों की संख्या कितनी कम हुई, 2 कम हुई, क्लियर। और द्रव्यमान संख्या कितनी कम हो गई, द्रव्यमान संख्या कितनी कम हो गई, 4 कम हो गई, क्लियर। तो ये जो नाभिक होगा वो क्या होगा, एक तरह से स्टेबल क्षेत्र के अंतर्गत वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो अस्टेबल जो न्यूक्लियाई है वो क्या करेंगे, अल्फा 6 बीटा 6 इस प्रकार का डिके करेंगे और वो स्थायी क्षेत्र के अंदर आएंगे। तो हमने सबसे पहले बात करी थी अल्फा 6 की। अब देखिए यहाँ पे से क्या निकलेगा, 2He4, मतलब अल्फा कण क्या हो गया, डिके हो गया, क्लियर। अगर हम बात करें बीटा प्लस 6 की, बीटा प्लस 6, देखिए बीटा प्लस 6 होता है, बीटा प्लस का मतलब होता है 1E0, ठीक है। 1E0 मतलब जैसे मेरे पास कोई भी एक नाभिक है ZXA वाला, ठीक है। अगर इसमें से बीटा प्लस का क्या होता है, 6 होता है, डिके होता है, तो उस कंडीशन में जो नाभिक, नया वाला जो नाभिक बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, इसमें ये वाला कण निकल रहा है, मतलब प्रोटोनों की संख्या तो क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, और न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, द्रव्यमान संख्या में तो 0 कम हो रहा है, मतलब वो की वही द्रव्यमान संख्या रहेगी, तो द्रव्यमान संख्या में नो चेंज, और निकल रहा क्या है, 1E0। ये ध्यान रखना है कि बीटा प्लस में क्या निकलता है, 1E0 निकलता है, अल्फा 6 में 2He4 निकलता है, ठीक है। अगर हम बात करें बीटा माइनस 6 की, ठीक है, बीटा माइनस 6 की मतलब माइनस के 1E0 निकलेगा, इमिट होगा इसके अंदर से, ठीक है। बीटा माइनस का क्या मतलब है कि माइनस के 1E0 इमिट होगा। तो देखिए इस कंडीशन में जैसे मेरे पास कोई भी नाभिक है ZXA वाला, इसमें से बीटा 6 का अगर डिके होता है, बीटा माइनस का क्या होता है, डिके होता है, तो उस कंडीशन में जो नया नाभिक बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए अपने पास जो प्रोटोनों की संख्या है वो क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। तो प्रोटोनों की संख्या क्या हो जाएगी, माइनस, अब देखिए माइनस क्या करेंगे, जैसे ये निकल रहा है तो इसमें से अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसको घटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, -1, मतलब ये क्या होगी, इतनी कम हो जाएगी, माइनस के -1 कम हो जाएगी, और ये द्रव्यमान संख्या एज इट इज। अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि प्रोटोनों की संख्या इस कंडीशन में क्या हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो इस कंडीशन में प्रोटोनों की संख्या क्या हो जाएगी, 1+ हो जाएगी, Z+1, और ये आ जाएगा, निकल क्या रहा है, माइनस के 1E0, क्लियर यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 3 नाभिक, कोई भी नाभिक ले लिया, एक जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नाभिक ले लिया, स्थायी क्षेत्र के अंदर उपस्थित है, तो उस कंडीशन में वो स्थायी क्षेत्र के अंदर आने के लिए क्या करेगा, डिके करेगा। अल्फा डिके कर सकता है, बीटा माइनस का डिके कर सकता है, बीटा प्लस का डिके कर सकता है। अगर अल्फा 6 करता है तो उस कंडीशन में जो नया नाभिक प्राप्त हो रहा है स्थायी क्षेत्र के अंदर प्राप्त होगा, और वो जो नाभिक प्राप्त होगा वो इस तरह का प्राप्त होगा, जेड, उसमें प्रोटोनों की संख्या तो क्या हो जाएगी, Z-2, मतलब 2 कम हो जाएगी। और यदि प्रोटोनों की संख्या 2 है तो देखिए यहाँ से प्रोटोनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी थी, A-Z, क्लियर। न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी थी, A-Z। अगर हम यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो देखिए A-4, इसमें से किसको घटाना है अपन को, Z-2 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A-4 Z+2, तो ये A-Z और -2, ठीक है। तो यहाँ पे भी न्यूट्रॉनों की संख्या पहले कितनी थी, A-Z, अब क्या हो गई, A-Z-2, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या हो रही है, 2 कम हो रही है इस कंडीशन में, और प्रोटोनों की संख्या भी क्या हो रही है, 2 कम हो रही है। अगर बात करें इस वाली प्रोसेस की, तो इस वाली प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या अगर हम निकालें तो A-Z, अगर यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते तो देखिए A-Z-1, क्लियर, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटोनों की संख्या को घटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा A-Z+1 आ जाएगा, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, 1+ हो रही है। पहले कितनी थी न्यूट्रॉनों की संख्या, 1 कम हो रही थी, प्रोटोनों की संख्या क्या हो रही थी, 1 कम हो रही थी, और जो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, 1 बढ़ रही है,
अगर बात करें बीटा माइनस 6 वाली प्रोसेस की, तो देखिए इस वाली प्रोसेस में क्या होगा, प्रोटोनों की संख्या क्या हो रही है, सॉरी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें यहाँ से, तो a माइनस जेड। अगर यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, देखो a माइनस जेड प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस जेड माइनस 1, मतलब पहले न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते थे a माइनस जेड, ठीक है, और अब कितनी हो रही है, a माइनस जेड में से 1 कम, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, एक कम हो रही है इस वाली प्रोसेस के अंदर, और प्रोटोनों की संख्या बढ़ रही है। तो एक प्रोटोन की संख्या बढ़ रही है और न्यूट्रॉन की संख्या कम हो रही है इस वाली प्रोसेस में। और इसकी बात करें तो इसमें प्रोटोनों की संख्या कम हो रही है और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। क्लियर। अब देखिए अगर हम इसको इसके अंदर डिनोट करें, तो देखिए यहाँ से अगर हम इनको सबको डिनोट करें कि कोई भी मैंने नाभिक लिया था, किसके अंदर लिया था, अस्थायी क्षेत्र के अंदर लिया था, जेड एक्स वाला नाभिक। अगर हम इस वाली प्रोसेस की बात करें, अल्फा 6 की प्रोसेस, ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, प्रोटोनों की संख्या क्या हो रही है, 2 कम हो रही है। तो देखिए सैगर चार्ट में, अगर हम सैगर चार्ट के अंदर क्या करें, इनको डिनोट करना है, जैसे मैंने कोई भी नाभिक ले लिया जेड एक्स वाला, इस कंडीशन में यहाँ पे ले लिया। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे प्रोटोनों की संख्या क्या हो रही है, 2 कम हो रही है। प्रोटोनों की संख्या कम कब होगी, जब इस साइड जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नाभिक लिया तो इसमें प्रोटोनों की संख्या क्या होगी, 2 कम होगी, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2 कम होगी। और न्यूट्रॉन की संख्या कम कब होगी, जब अपन नीचे की तरफ बनाए। तो यहाँ पे ये मैंने मान लिया कि इस तरह से ये कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको प्रोसेस को मैंने क्या नाम दे दिया, इस वाली प्रोसेस को मैंने नाम दे दिया, ये किस प्रोसेस में संभव है, अल्फा 6 की कंडीशन में। इस तरह से आता आता अल्फा डिके करता करता वो किस क्षेत्र में आ जाएगा, स्थायी क्षेत्र के अंदर। अगर मैं बात करूँ बीटा प्लस 6 की, तो देखिए इस कंडीशन में भी देखिए जो प्रोटोन, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नाभिक ले लिया, क्लियर, यहाँ पे नाभिक ले लिया, इस कंडीशन में देखिए प्रोटोन की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। प्रोटोन की संख्या कम हो रही है, तो प्रोटोन की संख्या कम को मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया कि प्रोटोन की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे जाएंगे तो ज़्यादा होगी और इधर जाएंगे तो कम होगी। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि प्रोटोन की संख्या इस साइड कम हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए प्रोटोन की संख्या तो कम हो रही है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ से मैंने मान लिया कि ये न्यूट्रॉन की संख्या कैसी हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ये जो डिनोट करेगा वो इसको डिनोट कर रहा है, बीटा प्लस 6 को। समझ में आया। प्रोटॉन की संख्या 1 कम थी, न्यूट्रॉन की संख्या 1 ज़्यादा थी। प्रोटॉन की संख्या 1 कम हुई यहाँ से और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बीटा माइनस 6 वाली प्रोसेस, बीटा माइनस डिके। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रोटोनों की संख्या तो बढ़ रही है और न्यूट्रॉनों की संख्या कम हो रही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक नाभिक ले लिया, इस कंडीशन में प्रोटॉन की संख्या तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और न्यूट्रॉन की संख्या कम हो रही है। क्लियर। तो यहाँ से देखिए ये वाली जो प्रोसेस है वो कौन सी है अपनी, बीटा माइनस डिके या 6, ठीक है। तो इस तरह से नाभिक क्या होता है, वो स्थायी क्षेत्र के अंदर आने के लिए अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस कणों का क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है, और इस तरह से उत्सर्जन करके वो स्थायी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस चार्ट को इस चार्ट को अपन बोलते हैं सैगर चार्ट, या फिर इसमें देखिए n/z, ठीक है, n/z, यही तो है कि यहाँ पे n और z के बीच में ग्राफ बनाया गया, इसलिए इसको n/z अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आए सैगर चार्ट का है या फिर पूछ ले n/z अनुपात क्या है, तो उसमें अपन को ये सैगर चार्ट वाली पूरी प्रोसेस लिखनी है। आगे देखिए इसी के अंतर्गत सबसे पहले हमने बात करी थी स्थायित्व की कि नाभिक स्थायी कब होगा, बंधन ऊर्जा के प्रोपोर्शनल होगा। और इसमें सैगर ने क्या किया था, एक ग्राफ बनाया था। स्थायी क्षेत्र के अंदर जो भी नाभिक आएंगे वो क्या आएंगे, स्थायित्व नाभिक आएंगे, स्थायी नाभिक आएंगे, ठीक है। अगर अस्थायी क्षेत्र के अंदर है तो वो क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव कणों का क्या करेंगे, उत्सर्जन कर देंगे। तो वहाँ पे हमने इस तरह का प्रोसेस पढ़ा है। क्लियर। अब देखिए आगे सैगर चार्ट की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं हैं सैगर चार्ट की, ठीक है। तो देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं
सैगर चार्ट के अंदर जितने भी आइसोटॉप की अगर हम बात करें, आइसोटॉप मतलब जिनमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो। तो जिनके अंदर प्रोटॉन की संख्या अगर समान है सैगर चार्ट के अंदर, उनको डिनोट किया जाता है। जैसे प्रोटॉन की संख्या है, जैसे मैंने मान ली कि जितने भी आइसोटॉप ले लिए, मैंने 4-5 आइसोटॉप ले लिए, ठीक है। अगर मैं सैगर चार्ट में उनको बनाऊं तो सैगर चार्ट में बनाने के लिए या फिर इस चार्ट में NYZ वाले चार्ट में या ग्राफ में बनाने के लिए उसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, समान है। प्रोटॉनों की संख्या समान है मतलब यहाँ पे जितने भी आइसोटॉप आएंगे उसमें हमको क्या करना है, प्रोटॉनों की संख्या को समान करना है। तो जैसे मैंने मान लिया कि आइसोटॉप मान लिया मैंने 8 है, मतलब एक नाभिक ले लिए 4-5 जिनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, सब में समान है, मैंने मान लिया 8 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर ग्राफ में उनको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि जितने भी नाभिक है वो इसी क्षेत्र के अंदर आएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। ये सब क्या है, इस तरह से खड़ी लाइन द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाएगा आइसोटोप के अंदर, ठीक है। तो ये सारे जो नाभिक आएंगे ये खड़ी वाली लाइन के, ये सब क्या है तुम्हारे आइसोटोप, क्लियर। आइसोटोप क्यों बोला खड़ी वाली लाइन में, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या क्या है, समान है। तो प्रोटॉनों की संख्या इस खड़ी वाली लाइन में समान रहेगी, क्योंकि ऐसे ही तो बनाते हैं ग्राफ। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आइसोटोन की, आइसोटोन मतलब सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। अगर आइसोटोन वाले नाभिकों के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसमें देखिए आइसोटोन के लिए न्यूट्रॉन की संख्या मैंने मान ली, कोई भी हमने 3-4 नाभिक ले लिए, सम न्यूट्रॉनिक होने चाहिए। तो सम न्यूट्रॉनिक होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो मैंने कोई भी एक 4-5 नाभिक ले लिए जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या मैंने मान ली 8 है, क्लियर। तो यहाँ पे जब इनका ग्राफ बनाया जाएगा तो वहाँ पे इसकी इस तरह से लाइन प्राप्त होगी। ये क्या है, आइसोटोन, क्लियर। तो देखिए दो विशेषताएं हमने पढ़ी कि सैगर चार्ट के अंदर जितने भी आइसोटोप आते हैं उनको एक खड़ी लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम बात करें सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन की, तो देखिए सैगर चार्ट में जितने भी आइसोटोन होंगे उन सबको आडी लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अगर हम बात करें आइसोबार, आइसोबार मतलब समभारिक, समभारिक मतलब जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो, ठीक है। तो आइसोबार की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, देखिए समभारिक के अंदर द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो उसमें हम इसको एक अंतःखंड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आइसोबार क्या है, द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्लियर। तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या का योग लेना है। तो इस कंडीशन में अपन को क्या करना है, इसमें जो प्राप्त होता है अपन को एक अंतःखंड प्राप्त होता है, किसके लिए, आइसोबार के लिए, क्लियर। तो ये अपना सैगर चार्ट कंप्लीट। देखिए इसमें एक विशेषता और होती है कि अगर हम बात करें NYZ अनुपात, जिसकी अपन बात कर रहे थे, तो ये NYZ अनुपात अगर हल्के नाभिकों की बात करें, देखिए यहाँ पे Z का मान क्या है, कम है, ठीक है। इस कंडीशन में हल्के नाभिकों की जब हम बात कर रहे थे तो जितने भी स्थायी नाभिक आ रहे थे वो लगभग इस लाइन के बराबर आ रहे थे, ठीक है। लेकिन जब भारी नाभिकों की बात की गई, मतलब Z का मान जैसे जैसे बढ़ रहा था तो ये लाइन जो सीधी वाली लाइन थी वो इससे हटकर क्या कहाँ चल गई, वो थोड़ा ऊपर चल गया। मतलब ये वाला क्षेत्र ही तो देखा था हमने, स्थायी क्षेत्र, मतलब जो स्थायी नाभिक है वो N बराबर Z की लाइन में नहीं है, वो कहाँ चल गए, थोड़ा ऊपर चल गए। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि हल्के नाभिकों के लिए तो NYZ का अनुपात क्या है, 1 है। मतलब यहाँ तक तो देखिए हल्के नाभिक अगर मैं मान लूँ यहाँ तक हल्के नाभिक है, क्लियर। तो इसके लिए तो बिल्कुल सेम प्राप्त हो रही है सैगर चार्ट का जो स्थायी क्षेत्र है, और N बराबर Z वाली जो लाइन है बिल्कुल एक ही रेखा में मिल रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें सैगर चार्ट में कि हल्के नाभिकों के लिए तो क्या होता है, NYZ का मान 1 के बराबर, किसके लिए, हल्के नाभिक के लिए, ठीक है। लेकिन हम बात करें भारी नाभिकों की, तो देखिए इस कंडीशन में NYZ इज ग्रेटर देन होता है
1। अब देखिए 1 ग्रेटर देन क्यों होता है, देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि जो n बराबर z वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली, ठीक है, लेकिन हमारी जो लाइन थी या स्थायी क्षेत्र है वो n बराबर z वाली लाइन पे नहीं आ रहा, हल्के नाभिक के लिए तो इसी लाइन पे आ रहा है, लेकिन वो जो स्थायी क्षेत्र है वो इससे ऊपर आ रहा है। मतलब इस कंडीशन में जो n बाई z का अनुपात है वो इज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अगर हम n बाई z के अनुपात की बात करें तो वो लगभग 1 से लेके 1.5 तक हो सकता है, ठीक है, या तो 1 होगा या 1.5 तक वो हो सकता है अगर बड़े हुए की बात करें तो। इस कंडीशन में देखिए यहाँ से कि इसका मतलब क्या हुआ, एन वाई जेड इज ग्रेटर देन, मतलब एन इज ग्रेटर देन जेड, मतलब स्थायी क्षेत्र में जो नाभिक आते हैं, भारी नाभिक, उनके लिए न्यूट्रॉन्स की संख्या का मान प्रोटॉन्स की संख्या के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर हम मान लें कि इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, अगर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो बताइए क्या होगा, वो नाभिक क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, और प्रतिकर्षण के कारण नाभिक क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो देखिए हल्के नाभिक में तो क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर हम भारी नाभिकों की अगर बात कर रहे हैं तो भारी नाभिकों में न्यूट्रॉन्स की संख्या का मान प्रोटॉन्स की संख्या से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर। तो ये था अपना सेग्रे चार्ट। सेग्रे चार्ट की विशेषताएं में हमने पढ़ा, आइसोटॉप की बात करें तो एक खड़ी लाइन प्राप्त होती है, आइसोटोन की बात करें तो एक आडी लाइन प्राप्त होती है, आइसोबार की बात करें तो हमें एक अंतःखंड प्राप्त होता है, और इसमें एन वाई जेड का मान 1 होता है, किसके लिए, हल्के नाभिकों के लिए, और भारी नाभिकों के लिए इसका अनुपात क्या है, इज ग्रेटर देन 1, मतलब न्यूट्रॉन्स की संख्या इस प्रोटॉन्स की संख्या से ज़्यादा होगी। क्लियर। ये था अपना सेगर चार्ट। देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्थायित्व का प्रतिबंध या कंडीशन ऑफ द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो कोई भी नाभिक है वो स्थायी कौन सा नाभिक होगा, जैसे हम बात करें यहाँ पे ज़्यादातर हम समभारिक न्यूक्लियाई की बात करेंगे, आइसोबारिक, ठीक है। तो हम अपन क्या करेंगे, इसमें एक समभारिक नाभिकों की फैमिली ले लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ले ली कोई भी A बराबर 91 वाली, ठीक है। तो इसमें जितने भी समभारिक नाभिक ले लिए तो इसमें इसकी फैमिली की बात करेंगे, समभारिक नाभिक जिसमें द्रव्यमान संख्या का मान कितना हो, 91। देखिए जैसे मैंने इसकी फैमिली ली है पूरी, ये ले ली क्रिप्टॉन, ठीक है। इसमें जितने भी ये नाभिक है वो क्या है, समभारिक नाभिक होते हैं, मतलब इनकी द्रव्यमान संख्या का मान क्या होता है, 91। ये सब क्या है, समभारिक नाभिक, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, स्थायित्व के प्रतिबंध के द्वारा इनमें पता करेंगे कि कौन सा स्टेबल होगा, मतलब कौन सा न्यूक्लियाई, जैसे हम बात करें क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्क्रैंडियम, और ये सारे जो नाभिक है, मोलिब्डेनम, नोवियम, जर्कोनियम, ठीक है, तो यट्रियम, ठीक है, इनके द्वारा हम प्राप्त करेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा नाभिक होगा। उसमें हम कंडीशन निकालेंगे कि स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है। तो देखिए इसमें हम यूज़ करते हैं सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला का। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला देखिए क्या होता है, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, देखिए क्या होता है सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, ये होता है m बराबर जेड एम एन माइनस प्लस a माइनस जेड एम पी, सॉरी ये तो क्या था, प्रोटॉन, और ये है अपने पास न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास माइनस 5 प्रकार की एनर्जी, तो वो पांचों प्रकार की एनर्जियों में सबसे पहले मैंने मान ली कौन सी, आयतन ऊर्जा, तो आयतन ऊर्जा का मान क्या था, AVA, ठीक है। उसके बाद कौन सी आती है अपनी, जैसे कल ट्रिक बताई थी, BSC और AP, B मतलब आयतन ऊर्जा, सरफेस एनर्जी, कूलाम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी, तो यहाँ से आ जाएगा ABA, फिर A की पावर 2/3 प्लस ये आ जाएगा AC जेड इंटू जेड माइनस 1 अपॉन A की पावर 1/3 प्लस
ए माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस AP अपॉन ए की पावर 3/4। ये था अपने पास कल हमने डिस्कस किया था सेमी इम्पेरिकल मास फॉर्मूला, जिसमें ZMP मतलब प्रोटॉन का मास, A माइनस ZMN पूरे न्यूट्रॉनों का मास, और ये सारी क्या थी अपनी बाइंडिंग एनर्जी, और ये क्या है पूरे नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है। सॉल्यूशन करते हैं इसका ZMP प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अलग अलग करके, तो यहाँ आ जाएगा AMN माइनस ZMN माइनस AV ये एज इट इज़ है प्लस AS, ये ए की पावर 2/3 है, इसको मैं देखो ऐसे लिख सकती हूँ ए की पावर माइनस के 1/3। क्लियर, यहाँ से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे AC और ये आ जाएगा ए की पावर माइनस के 1/3 और इसको मल्टीप्लाई कर दो Z² माइनस Z प्लस ए इनवर्स, यहाँ से इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा A² माइनस 4 प्लस का 4Z² माइनस 4AZ। क्लियर, इसको मैं क्या ऊपर लेके गई हूँ। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा AP ए की पावर माइनस के 3/4। क्लियर, देखिए आगे यहाँ से देखिए इसको पूरा और खोल लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ से ZMP प्लस AMN माइनस ZMN माइनस AVA प्लस AS ए की पावर माइनस के 1/3। देखिए हमें निकालना क्या है, कंडीशन ऑफ द स्टेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, कंडीशन ऑफ द स्टेबिलिटी निकालनी है, उसमें हमको यूज़ लेना है किसका, सेमी इम्पेरिकल मास फॉर्मूले का, तो लेते रहिए यूज़। ये आ जाएगा यहाँ से AC ए की पावर माइनस के 1/3 Z² माइनस AC Z ए की पावर माइनस के 1/3, इसको मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स और A² दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, केवल A बचेगा, यहाँ से आ जाएगा A Z² और ये A इनवर्स। क्लियर, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4AA और Z, और देखिए A इनवर्स और A दोनों क्या कर देंगे आपस में एक दूसरे को कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा AP ए की पावर माइनस के 3/4। क्लियर, अब देखिए यहाँ से मैं A वाली क्वांटिटी को कॉमन ले रही हूँ। अब देखिए A वाली क्वांटिटी कौन कौन सी है, एक तो ये रही अपने पास, एक ये रही A वाली, एक ये रही अपने पास A वाली क्वांटिटी और एक ये रही। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, A को कॉमन ले रहे हैं, तो A को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए AMN ये आ जाएगा माइनस के AV, ये आ जाएगा प्लस AS ए की पावर माइनस के 1/3 और एक और क्वांटिटी बच रही है, क्या बच रही है AA प्लस AA। क्लियर, फिर देखिए Z को यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, Z वाली क्वांटिटी भी है, एक ये रही एक ये रही, तो देखिए Z को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा MP माइनस MN। आगे देखिए Z वाली क्वांटिटी ये रही, यहाँ से आ जाएगा माइनस के AC ए की पावर माइनस के 1/3 और Z वाली क्वांटिटी एक ये रही, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4AA, ये वाली क्वांटिटी है Z वाली। अब आगे देखिए कॉमन ले लेती हूँ Z² अगर मैं कॉमन लूँगी तो यहाँ से देखिए एक तो ये रही Z² वाली क्वांटिटी, तो यहाँ से आ जाएगा AC ए की पावर माइनस के 1/3 और कौन सी है Z² वाली क्वांटिटी ये रही, तो यहाँ से इसको कॉमन ले लिए 4AA A इनवर्स। क्लियर, ये बच गया अपने पास AP ए की पावर माइनस के 3/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको तो मान लिया, कोई भी एक क्वांटिटी बना लेते हैं, इसको मैं मान लेती हूँ अल्फ़ा। ठीक है, इस पूरी को मान लेती हूँ बीटा और इसको मैंने मान लिया गामा। तो देखिए यहाँ से समीकरण मेरे पास क्या बनेगी, A अल्फ़ा प्लस ये आ जाएगी, ऐसे लिख दो अल्फ़ा A प्लस
बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर प्लस ए पी ए की पावर माइनस के 3/4। ये क्वांटिटी आई है मेरे पास किसकी, मास की, जहाँ पे अपन ने अल्फ़ा को तो क्या माना है, अल्फ़ा बराबर माना है एम एन माइनस ए बी प्लस ए एस ए की पावर माइनस के 1/3 प्लस ए ए। बीटा क्या माना है, बीटा माना है एम पी माइनस एम एन माइनस ए सी ए की पावर माइनस के 1/3 प्लस माइनस 4 ए, ये वाली क्वांटिटी बीटा मानी। और गामा क्या माना मैंने, ये वाली क्वांटिटी, तो इसको लिख देंगे ए सी ए की पावर माइनस के 1/3 प्लस 4 ए और ये ए इनवर्स। क्लियर। अब देखिए हमें निकालनी क्या है, स्टेबिलिटी का कंडीशन निकालनी है कि कोई भी नाभिक है वो स्टेबल कब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कोई भी नाभिक, जैसे अपन को ये वाली समीकरण प्राप्त हो गई, ये अपन को मास की सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूले को सॉल्व करके हमने ये वाली समीकरण प्राप्त की है। अब देखिए अगर मैं बात करती हूँ, देखो ये वाली जो समीकरण है, अगर मैं बात करूँ एक कोई भी एक संभारिक नाभिक की, जिसके लिए ए का मान क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। ठीक है, संभारिक परिवार की या संभारिक फैमिली की अगर बात करूँ कि कोई भी 4-5 नाभिक ले रही हूँ, ठीक है, उनमें द्रव्यमान संख्या का मान क्या है, समान है। क्लियर। उनमें से हमको बताना है कि कौन सा जो नाभिक है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर मैं संभारिक नाभिक की बात करूँ और द्रव्यमान और जो अपने पास द्रव्यमान और ये जो प्रोटोनों की संख्या है, इन दोनों के मध्य अगर ग्राफ बनाऊँ तो देखिए द्रव्यमान और प्रोटोनों की संख्या, इसमें देखिए ग्राफ किस प्रकार का बनेगा। ये एक तरह से अपने पास समीकरण जो आ रही है वो किस प्रकार से आ रही है, जेड स्क्वायर की एक द्विघात समीकरण आ रही है। जेड स्क्वायर की क्या आ रही है, ये पूरी एक द्विघात समीकरण, ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस तरह से, तो ये भी क्या है, एक जेड स्क्वायर की द्विघात समीकरण के रूप में आ रही है। अगर हम बात करें किसी संभारिक नाभिक की, मतलब एक कांस्टेंट की बात करें, तो इस कंडीशन में हमको जो ग्राफ प्राप्त होगा वो एक परवलय के समान प्राप्त होगा। किसके अंदर, द्रव्यमान और प्रोटॉन की संख्या के मध्य जब ग्राफ बनाया जाता है तो वहाँ पे अपन को एक परवलय के समान एक ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के मध्य जब ग्राफ बनाया जाता है, उस कंडीशन में इसमें इस समीकरण से हमको पता लगा कि जो ये ग्राफ प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, एक परवलय के समान। क्लियर। अब देखिए ये जो स्थायित्व का प्रतिबंध है, हमको ये स्थायी नाभिक निकालना है, तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, संभारिक नाभिकों की हम बात करें कि ए क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, संभारिक नाभिक की बात करें तो प्रत्येक संभारिक नाभिक के लिए, प्रत्येक ए के मान के लिए एम का एक ऐसा मान होगा जिसमें जेड का मान हमको या फिर अपन बोल सकते हैं जेड का एक ऐसा मान होगा जिसमें द्रव्यमान का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। और जो उस द्रव्यमान का मान जिस जेड के लिए कम होगा, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो भी जेड का मान आएगा, ये मान लिया मैंने जेड नॉट, ये जेड नॉट ही क्या कहलाएगा, तुम्हारा स्थायी नाभिक। ठीक है, हमको निकालना क्या था, स्टेबिलिटी की कंडीशन निकालनी थी। तो इसमें हमने क्या करा, पहले तो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने एक समीकरण प्राप्त की। समीकरण का जब ग्राफ बनाया तो हमें कुछ इस प्रकार का परवलय के समान प्राप्त हुआ। और परवलय से क्या पता चला कि अगर हम नियत ए के लिए, नियत संभारिक नाभिकों में बात करें तो नियत क्या, कांस्टेंट एक द्रव्यमान संख्या ली है और उसके लिए हम द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक के मध्य या प्रोटॉनों की संख्या के मध्य जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हमको प्रत्येक ए के लिए, मतलब जितने भी ए है उनके सबके लिए अपन को क्या प्राप्त होगा, एक ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा जिसमें द्रव्यमान का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा एक कंडीशन में। और वो जो कंडीशन होगी सबसे कम वाली, वो जो कंडीशन होगी उसके लिए जो जेड का मान होगा, मतलब किस कंडीशन में द्रव्यमान का मान न्यूनतम हो रहा है, वो जो जेड होगा, वो जो प्रोटॉनों की संख्या होगी, वो जो परमाणु क्रमांक होगा, वही जो नाभिक है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि मिनिमम द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, मिनिमम द्रव्यमान निकाला और मिनिमम एक्जिमा की जब हम बात करें तो उसका क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो हमको क्या करना है कि मिनिमम मास अपन को किस कंडीशन पे प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास द्रव्यमान मिल रहा है, द्रव्यमान जो मिल रहा है किसी कांस्टेंट ए के लिए, हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे और उसको जीरो के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि मिनिमम हमको क्या करना है, मिनिमम द्रव्यमान प्राप्त करना है। और वो जो कंडीशन है
उस कंडीशन में जहाँ पे मिनिमम द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है, जहाँ उसी प्रोटॉन की संख्या को अपन बोलते हैं कि वो नाभिक क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। तो देखिए मिनिमम द्रव्यमान के लिए हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। और इस कंडीशन में ए क्या है अपना, नियत या कांस्टेंट या संभारिक नाभिकों की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इस कंडीशन में जब हम जेड के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा यहाँ से, ये भी कांस्टेंट, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। केवल अगर अवकलन करेंगे तो वो केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए यहाँ से अपने पास मान आ जाएगा बीटा प्लस 2 गामा जेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको मिनिमम निकालना है तो डेल एम अपॉन डेल जेड को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, मतलब बीटा प्लस 2 गामा जेड। अब देखिए यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे अपन को मिनिमम मिल रहा है, मतलब किस कंडीशन में मिल रहा है, वो जेड नॉट वाली कंडीशन, ये जेड नॉट है, उस कंडीशन के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा जेड नॉट बराबर माइनस के बीटा अपॉन 2 गामा, मतलब ये वाला जो नाभिक होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए इसमें बीटा की वैल्यू रखेंगे अपन और गामा की वैल्यू रखेंगे, और इस प्रकार से अपन को जो मान प्राप्त होगा वो होगा अपन को स्टेबल न्यूक्लियाई का। तो देखिए यहाँ से जेड नॉट का मान क्या आ जाएगा, माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, एम पी माइनस एम एन माइनस ए सी की पावर एक माइनस के 1/3 माइनस के 4 ए डिवाइड बाई 2, और गामा, गामा की वैल्यू क्या है, ए सी ए की पावर माइनस के 1/3 प्लस 4 ए और ये ए इनवर्स। क्लियर। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या तो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसके लिए अपन को कोई भी द्रव्यमान संख्या का लेना है और उसके लिए बताना है कि कौन सा नाभिक क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। प्रोटॉन का मास फिक्स है, न्यूट्रॉन का मास फिक्स होता है। ठीक है, ए सी ए ये सारे कांस्टेंट है। ठीक है, इनमें जब हमने सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला निकाला था तो ये सारे कांस्टेंट दिखे थे। तो इसमें देखिए ये जो सबसे पहला कौन सा था, एवी का मान होता है 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर। यदि हम बात करें एएस की, तो एएस का मान होता है लगभग 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यदि कूलाम कांस्टेंट की बात करें तो उस कंडीशन में उसका मान होता है 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसके बाद ए की हमने बात करी तो उस कंडीशन में इसका मान होता है लगभग 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और यदि हम बात करें पेयरिंग कांस्टेंट की तो हमने इसका मान अलग अलग देखा था, जीरो भी हो सकता है, माइनस के 33.5 भी हो सकता है और प्लस का 33.5 भी हो सकता है। जीरो किस कंडीशन में होगा, यदि ए का मान क्या है, विषम है। और यदि माइनस के 33.5 कब होगा, जब सम की बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या सम और प्रोटॉन की संख्या सम। अगर हम बात कर रहे हैं विषम, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या विषम और प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो, विषम हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका मान क्या हो जाएगा, प्लस के 33.5। तो ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, इन सब का मान रखेंगे। प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, ए सी और ये सबका मान रखने के बाद इसका जो मान आएगा वो हमारे पास आता है, ये मान आता है अपने पास ए प्लस 0.008 ए की पावर 2/3 डिवाइड बाई 1.98 प्लस 0.016 ए की पावर 2/3। ये आता है अपने पास जेड नोट का मान। अब देखिए हमें कोई भी एक नाभिक दे देंगे, संभारिक नाभिक कोई भी दे देंगे जिसके लिए ए का मान क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, उस ए का मान हमको यहाँ पे रखना है। ठीक है, उस फैमिली के जैसे संभारिक नाभिक ले लिया, 4-5 नाभिक है। ठीक है, उसमें हमको बताना है कि कौन सा नाभिक सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई सा भी जो नाभिक ले रहे हैं उसके लिए ए का मान सबके लिए समान है, संभारिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका संभारिक मतलब ए का मान रखेंगे। ए का मान रखने के बाद जो जेड नॉट की वैल्यू आएगी उस परिवार में से वही सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो है अपने स्टेबल न्यूक्लियाई का फॉर्मूला। कोई भी नाभिक स्टेबल कब होगा, अगर हम इसमें जेड नॉट का मान निकाल लें तो न्यूनतम द्रव्यमान वाले नाभिक के लिए जो प्रोटॉनों की संख्या जिसमें जेड नॉट है, ठीक है, उसी कंडीशन में वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो ये जेड नॉट का मान जिसके लिए इस तरह से निकाल के हम क्या करते हैं, स्थायी नाभिक का मान निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ले रहे हैं ए, संभारिक नाभिक की बात कर रहे हैं और ए का मान नियत ले रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो इस प्रकार से आता है कि बताइए सम
द्रव्यमान वाली संख्या वाले नाभिक के लिए और विषम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक के लिए जो ग्राफ प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, या फिर उनकी स्टेबिलिटी, उनको किस प्रकार से वो स्टेबल होते हैं, स्थायित्व प्रतिबंध को निकालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि अगर A बराबर अपने पास क्या है, विषम है। अब देखिए विषम कब होगा, हमने बात करी थी कोई भी द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है, प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को का। तो देखिए A विषम किस कंडीशन में होगा, जब या तो क्या हो, प्रोटॉन की संख्या क्या हो, सम हो, न्यूट्रॉन की संख्या सम हो और प्रोटॉन की क्या हो, विषम हो। या फिर क्या हो सकता है कि प्रोटॉन की संख्या क्या हो, विषम हो, या न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, सम हो। तो इन दोनों कंडीशन में हमको जो A का मान प्राप्त होगा वो कैसा होगा, विषम प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम कुछ न्यूक्लियाई ले रहे हैं जिनके लिए A का मान क्या है, विषम। कोई भी एक संख्या मान लेते, विषम संख्या मैंने मान ली 91। क्लियर। अब देखिए विषम संख्या वाला नाभिक ले लिया, मैंने कोई भी एक संख्या मान ली 91। तो इसका एक परिवार देखते हैं कि संभारिक ले रहे हैं, तो देखिए इसका संभारिक फैमिली के जितने भी न्यूक्लियाई है वो लिख देंगे। तो यह जाएगा ठीक है, ये सारे नाभिक है, इनके लिए जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है, 91। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इनके सबके लिए द्रव्यमान और प्रोटोनों की संख्या के बीच में क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। प्रोटोनों की संख्या तो सबके लिए अलग अलग है, जैसे क्रिप्टॉन के लिए कितनी होती है 36, इसके लिए 37, इसके लिए 38, 39, इसके लिए 40, 41 और ये 42। क्लियर। तो प्रोटोनों की संख्या तो सबके लिए क्या है, अलग अलग है। अब इनके बीच में अपन द्रव्यमान और इसके प्रोटोनों की संख्या के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो वो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, वही परवलय के जैसे प्राप्त होगा। ये तो हो गया अपना द्रव्यमान और ये हो गए अपने प्रोटोनों की संख्या। तो इनका ग्राफ जो प्राप्त होगा वो कैसे होगा, एक परवलय के समान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें से, इस फैमिली में से अपन को क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा नाभिक होगा। तो देखिए इस फैमिली में क्या करेंगे अपन, द्रव्यमान संख्या फिक्स है 91, द्रव्यमान संख्या 91 यहाँ पे लिखिए। ठीक है, तो Z0 बराबर कैसे निकालेंगे, Z0 बराबर 91 प्लस 0.0008 91 की पावर 2/3। यहाँ से जब इसका मान निकाला जाएगा तो Z0 का जो मान आएगा वो लगभग बराबर आएगा 40। ठीक है, Z0 का मान लगभग बराबर आएगा 40। और देखिए 40 किसके लिए है, जर्कोनियम। क्लियर। मतलब इस फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, जर्कोनियम नाभिक सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी कंडीशन है कि इस प्रकार से अपन स्टेबिलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे ये जर्कोनियम, ये कौन सा नाभिक है, जर्कोनियम। प्रोटोनों की संख्या कितनी है, 40। ठीक है, यहाँ से इतने, ये सारे जो नाभिक है वो इस तरह से यहाँ पे, जैसे मैंने मान लिया ये आ गया अपना कौन सा, क्रिप्टॉन। ये क्रिप्टॉन आ गया, यहाँ पे रूबिडियम, ये आ गया SR, यहाँ से Y, ये आ गया अपने पास नाइवियम, और ये आ गया मेलोब्डियम। तो यहाँ से देखिए इसका मान कितना है अपने पास, प्रोटोनों की संख्या, यहाँ से इसकी प्रोटोनों की संख्या देख लेंगे, इसकी प्रोटोनों की संख्या, यहाँ से इसकी प्रोटोनों की संख्या कितनी होती है क्रिप्टॉन में, 36, इसकी 37, इसकी 38, इसकी 39 और इसकी 40। क्लियर। इसके लिए देखें तो यहाँ से आएगी 41 और इसके लिए कितनी आएगी, लगभग 42। क्लियर। अब देखिए ये जो सबसे स्थायी नाभिक कौन सा है अपना, जर्कोनियम वाला आया है। किस तरह से निकाला अपन ने, इसके अंदर रखा A का मान, कि A का मान कितना है 91 है, तो इस तरह से अपन ने Z0 का मान निकाला, कितना है, लगभग 40 के बराबर। तो यहाँ पे अपन को क्या पता चल गया कि जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है इसमें, तो यहाँ पे अपन ने ग्राफ बनाया और सबसे ज़्यादा स्थायी नाभिक कौन सा प्राप्त हो गया अपन को, जर्कोनियम। अब ये जो सारे नाभिक है ये सारे क्या है, अस्थायी नाभिक है, और इनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, इस जर्कोनियम की बाइंडिंग एनर्जी से क्या है, कम है। जर्कोनियम की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, क्योंकि स्थायी है, और स्थायी तो हमने देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है।
कि कोई भी नाभिक जितना ज़्यादा स्थायी होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में ये जितने भी नाभिक हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, इस जर्कोनियम से कम होगी। ठीक है, अब इनको भी क्या करना है, स्थायी प्राप्त करना है, स्थायित्व प्राप्त करना है। तो देखिए सबसे पहले जो क्रिप्टॉन है वो क्रिप्टॉन कहाँ आएगा, रूबिडियम की जगह आएगा। अब रूबिडियम की जगह आएगा तो देखिए क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 36, और इसका मान कितना है, 37। मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, इसको पहले एक बढ़ानी होगी, फिर क्या करेगा वो आगे जाएगा, फिर धीरे धीरे आगे जाएगा और स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज करेगा, अपने आप को चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, क्रिप्टॉन सबसे पहले यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ तक जाएगा और स्थायी नाभिक में परिवर्तित होगा। मतलब प्रोटॉनों की संख्या इस वाले नाभिकों के लिए हम बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या उनको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। इस कंडीशन में देखिए प्रोटॉनों की संख्या कब बढ़ती है, जब बीटा -6 होता है। बीटा माइनस में हमने देखा था 1 माइनस के 1 ई 0, इसी का यही क्या होता है, इमिट होता है, यही डी के होता है, माइनस के 1 ई 0। तो इस कंडीशन में प्रोटॉनों की संख्या थी वो क्या थी, Z+1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे क्रिप्टॉन है उसको कहाँ जाना है, जर्कोनियम तक जाना है। सबसे पहले क्या करेगा, बीटा माइनस का उत्सर्जन कर देगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर क्या करेगा, बीटा माइनस का उत्सर्जन करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर से बीटा माइनस का क्या करेगा, उत्सर्जन, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर से बीटा माइनस का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मॉलिब्डेनम की बात करें तो मॉलिब्डेनम में देखिए इसको जर्कोनियम तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉनों की संख्या को कम करनी पड़ेगी। प्रोटॉनों की संख्या कब कम होती है, जब बीटा प्लस का 6 होता है। बीटा प्लस का 6 होता है मतलब +1 ई 0 अगर डी के होता है तो उस कंडीशन में बीटा +6 में ये जो नाभिक है मॉलिब्डेनम है वो जर्कोनियम के इसका जो परमाणु क्रमांक है प्रोटॉनों की संख्या 40 के आसपास हो जाएगी और ये स्थायी हो जाएगा। तो देखिए मॉलिब्डेनम पहले यहाँ तक जाएगा और किसका उत्सर्जन करेगा, बीटा प्लस का, फिर ये यहाँ तक, ये भी क्या करेगा, बीटा प्लस का 6 करेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से कोई भी जो नाभिक है वो क्या करेंगे, पहले हमने देखा कि सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा होगा, जर्कोनियम आ गया। अब ये जो आसपास के हैं वो भी क्या होना चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। तो ये क्या करेंगे, कुछ इमिट करेंगे, रेडियो एक्टिव कणों का इमिशन करेंगे। तो इसमें ये सब तो क्या करेंगे, बीटा माइनस का इमिशन करेंगे और ये सारे बीटा प्लस का इमिशन करेंगे। क्यों, देखो क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आता है कि सिद्ध कीजिए कि जो संभारिक नाभिक अगर विषम है, ठीक है, विषम अंक संभारिक वाले नाभिक है, तो उस कंडीशन में जो कोई भी जो जितने भी नाभिक होते हैं वो क्या कि अगर हम बात करें विषम द्रव्यमान, ये हमने बात करी थी विषम द्रव्यमान संख्या के लिए। अब हम आगे बात कर रहे हैं सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए। तो सम द्रव्यमान संख्या मैंने कोई भी एक ले ली, सम संख्या 104 जैसे अगर मैं ले लेती हूँ तो उस कंडीशन में इस फैमिली के हम नाभिक लेंगे। संभारिक नाभिक की बात कर रहे हैं तो इसमें 4-5 नाभिक ले लेते हैं। तो देखिए इसके 104 द्रव्यमान वाले संख्या के जो संभारिक नाभिक है, जैसे मैंने ले लिया ठीक है, यहाँ पे मैंने ये संभारिक नाभिक लिए हुए हैं। ठीक है, इनके लिए द्रव्यमान संख्या जो होगी सबके लिए क्या होगी, एक समान होगी, क्योंकि ये सब क्या है, संभारिक है और इनके लिए द्रव्यमान संख्या का मान क्या होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। और अगर हम बात करें प्रोटॉनों की संख्या की तो देखिए मॉलिब्डेनम का जो प्रोटॉन नंबर होता है 42, इसका 43, इसका 44, 45, 46, 47, 48। क्लियर। द्रव्यमान संख्या का मान सम है, लेकिन ये द्रव्यमान संख्या सम कब हो जाएगी, या तो उसमें क्या हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या हो, सम हो। इस कंडीशन में हमारे पास द्रव्यमान संख्या सम होगी, या फिर प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो दोनों क्या हो, विषम हो। उस कंडीशन में भी हमारे पास जो द्रव्यमान संख्या प्राप्त होगी वो कैसी होगी, सम। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या क्या है, सम है, तो हमने देखी वो पढ़ी थी पेयरिंग एनर्जी एपी। एपी का मान क्या आया था अपने पास, 0। तो किसके लिए आया था, अगर हम बात करें कि ये द्रव्यमान संख्या क्या हो जाए, विषम हो जाए, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी फर्स्ट वाली थी। अगर इसका मान -33.5 कब था, जब इसमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो दोनों क्या हो, सम हो। ठीक है, +33.5 कब था, जब अपने पास प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो दोनों क्या हो, विषम हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाली केस की अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या है, सम है, तो उस कंडीशन में अपने पास जो एपी का मान होगा
AP का मान क्या होगा, माइनस में आएगा, मतलब माइनस के 33.5 आएगा। और हम जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो पांचों प्रकार की एनर्जियों का योग होती है, मतलब ये आएगी AB, AS, AC, सॉरी EB, ES, EC, EA और EP। 5 प्रकार की एनर्जियों का योग होती है और इनमें सब में इनके कांस्टेंट आते हैं। तो हम देखिए पेयरिंग एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो पेयरिंग एनर्जी में इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस के 33.5, ठीक है, माइनस के 33.5 आएगा AP का मान। उस कंडीशन में बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मतलब अगर हम बात करें एक तो सम वाले की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, सम, तो उस कंडीशन में माइनस के 33.5 आएगा, मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम बात करें विषम विषम की, तो उस कंडीशन में जो प्लस बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो आएगी प्लस में आएगा, इसका मान प्लस का 33.5, तो इसमें ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सम के लिए तो क्या हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी का मान कम प्राप्त हो रहा है, और विषम विषम वाले नाभिकों के लिए बाइंडिंग एनर्जी का मान ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। और देखिए ग्राफ जब बनाते हैं तो इसमें हमें दोनों प्रकार के अलग अलग ग्राफ मिलेंगे, सम वाले नाभिकों के लिए अलग प्रकार का मिलेगा और विषम विषम वाले नाभिकों के लिए अलग से मिलेगा। तो देखिए अगर हम बात करें कि जितने भी नाभिक है जिनके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या क्या है, सम है, तो देखिए सम कौन कौन से में, एक तो अपना ये आ गया, ये एक ये नाभिक है, एक ये नाभिक है और एक ये नाभिक है। इनमें देखिए प्रोटॉनों की संख्या सब में क्या है, सम है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या है, सब में सम है। तो देखिए इनकी एनर्जी कम है, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा इनका लिए, ठीक है। अगर हम विषम विषम के लिए बनाएं तो देखिए विषम विषम के लिए एक वाला ये वाला हो गया, विषम वाले नाभिक कौन से अपने, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इनके लिए ये तो कौन से के लिए अपने सम, जिनके लिए प्रोटॉनों की संख्या सम है, न्यूट्रॉनों की संख्या सम है। और यदि हम बात करें विषम विषम वाले नाभिकों के लिए, तो इनके लिए भी ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। ये क्या है, जिनके लिए प्रोटॉनों की संख्या भी विषम है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या है, विषम है। तो देखिए सबसे पहले अपने मोलिब्डेनम, कौन कौन से नाभिक है सम वाले पे, एक तो है मोलिब्डेनम, एक है अपना रूबिडियम, ये आ जाएगा, और एक है अपने कैडमियम। यहाँ पे अगर विषम विषम की बात करें कि प्रोटॉनों की संख्या विषम है और न्यूट्रॉनों की संख्या विषम है, तो इसमें अपना एक तो है टेक्नीशियम, एक RH और एक अर्जेंटिनम, AG, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाले जो नाभिक है ये क्या है, एक तरह से स्थायी नाभिक है, क्योंकि इनके लिए द्रव्यमान का मान क्या है, सबसे कम है। ये वाला नाभिक इसकी बात कर रहे हैं या फिर इस नाभिक की बात करें, तो इनमें क्या है, द्रव्यमान संख्या का मान सबसे कम है, द्रव्यमान का मान कम है। ये क्या है, अपने Z और M के बीच में ग्राफ है। द्रव्यमान का मान जिनके लिए न्यूनतम होगा वही क्या होंगे, स्थायी नाभिक होंगे। ये सारे क्या है, अस्थायी है। तो देखिए जैसे मोलिब्डेनम की बात करें, प्रोटॉनों की संख्या होती है 42, इसकी 43, इसकी 44, ये हो गई 45, यहाँ से इसकी हो गई 46 और ये आ गई 47 और इसकी 48, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले ये क्या करेगा, 42 को सबसे पहले इसको क्या करना है, यहाँ तक आना है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करेगा, एक क्या करेगा, इसका प्रोटॉनों की संख्या को इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोटॉनों की संख्या कब बढ़ती है, जब बीटा माइनस का उत्सर्जन होता है। तो मतलब ये बीटा माइनस का 6 करेगा और ये टेक्नीशियम तक आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वापस से 43 से 44, मतलब यहाँ पे भी क्या करेगा, बीटा माइनस का उत्सर्जन करेगा और इस तरह से ये यहाँ तक जाएगा 45 तक, और फिर यहाँ पे ये इस तक, यहाँ तक 46 तक आएगा और एक स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ की, तो देखिए ये जो कैडमियम है इसको क्या करना है, यहाँ तक आना है, स्थायी नाभिक बनाना है। तो ये क्या करेगा, 48 से 47 में आना है, मतलब उसको एक प्रोटॉनों की संख्या क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। और प्रोटॉनों की संख्या कम कब होती है, जब बीटा प्लस का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ से वो क्या करेगा, बीटा प्लस का उत्सर्जन करेगा और इस प्रकार से
ये 47 से कहाँ आ जाएगा, 46 तक आ जाएगा। तो इस प्रकार से बीटा प्लस और बीटा माइनस दोनों का उत्सर्जन सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक करते हैं। और यदि विषम की बात करें तो उसमें बीटा प्लस का क्षय होगा या फिर बीटा माइनस का क्षय होगा, क्योंकि सम में तो क्या आ गए, सारे आ गए। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, दोनों में सम सम भी हो सकती है, विषम विषम भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में बीटा माइनस और बीटा प्लस दोनों का क्षय होगा। और यदि विषम की बात करें तो उसमें या तो बीटा प्लस का क्षय होगा या फिर बीटा माइनस का क्षय होगा। इस पूरी प्रोसेस के अंदर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।